चलिए अगली अगली आइए, सार्वत्रिक सूचक। इंडिकेटर ये क्या होते हैं? देखो जैसे मिथिल ऑरेंज होता है, फिनाल एथिलीन होता है, ठीक है, पाइरीन होता है, अल्फा नेफ्थलीन होता है। इन सबको आपस में मिला दो, जो मिश्रण तैयार होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। इसका नाम होता है कोलथोप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोलथोप क्या है, तो कोलथोप विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। मैंने कहा प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग पीएच मान देते हैं। वे सूचक जो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग पीएच मान देते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, समझ में आया? जैसे अभी हम कहें दूध या दूध के मट्टे का जो होता है पीएच मान 6.6 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान 2 के आसपास होता है। सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग पीएच मान देते हैं, ठीक है, अलग अलग पीएच मान देते हैं, यानी अलग अलग रंगों से करते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं। जैसे नींबू का अगर बात करें तो नींबू का पीएच मान जो होगा वो 2.4 होगा, ठीक है। चलो दूध का ले रहे हैं 6.6 के आसपास। शुद्ध जल का अगर ले लूं तो शुद्ध जल का कितना होता है? 7। अगर दूध का ले लूं 7.4 7 रहूंगा यार। तो अभी मेरे ख्याल से सार्वत्रिक सूचक सबको समझ में आ गया। जिन लोगों को नहीं आया तो बाहर जाएंगे। आया भाई? तो नहीं आया बाहर निकल जाओ। क्या वे सूचक जो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग स्थान देते हैं, वे सूचक जो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग पीएच मान देते हैं या दर्शाते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, such types indicator, yeah, the indicator which shows different pH value are different materials and substance are universal indicators. कोलथोप एक सार्वत्रिक सूचक है जो मिथिल ऑरेंज हो गया, फिनाल, डायमंड, ब्राइन, हो गया, अल्फा, का मिश्रण है। इतने पदार्थ देखो, इतने पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा कोलथोप तैयार होगा। अपने पदार्थों का प्रयोग होता है जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, उनका पीएच मान किसके बीच में होता है? 0 से 7। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान, कौन सा मान? पीएच मान, किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच में आया, उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय है। और अगर 7 से 14 के बीच में आया, क्या बोलेंगे? क्षारीय है। समझ गए? अभी हम लोग पीएच मान पढ़ेंगे आगे। क्लियर है क्या?
ध्रुवीकरण। वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। रेडी है अम्लों का वर्गीकरण, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाती है, मतलब अलग अलग खंडों में टूट जाती है, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, ठीक है, SiO3, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। क्लियर है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। समझ में आया? पूरी तरह से टूट जाते हैं इसमें। ठीक, समझिए। अच्छा, एक चीज आप दूसरी का भाषा बताना चाहें, ऐसे करना, एक बात समझाता हूँ। जैसे आप ले लो HCl, क्या हो जाएगा जलीय विलयन में? H+ आयन देता है और Cl खंडित हो गया। ऐसे एक और ले लो H2SO4, क्या होगा? H+ और SO4 2+2 माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? ये पदार्थ जो जलीय विलयन में पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग, ये अलग, बात खत्म। The acid which are completely iodized are dilute in water. Dilute in water are called what? हो गया, लिख लिया? उदाहरण नहीं लिख लेना। दूसरा आइडिया निकालो, दुर्बल अम्ल। देखा इसमें लिख लो, कहानी खत्म। दो चीजों की कहीं और फेमस बोले ये पदार्थ लिखो, ये पदार्थ जो जलीय विलयन में, ये पदार्थ दुर्बल अम्ल। देखो ऐसे लिख पाओगे ना, दुर्बल लिखो, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। ये पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। लिख लिया? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे लिख लो, CH3COOH हो गया? भाई HCl इसमें कहाँ है? साइनाइड है, हाइड्रोजन है, आते एकदम सुख के लिए भगवान से मिला देगा। क्या भगवान हो गया? HCOOH। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? बोलो भाई, अब हेडिंग लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले, वीक एसिड। वीक एसिड हेडिंग दुर्बल अम्ल वाली से नहीं। द एसिड which does not completely dilute or ionize in water are called weak acid. Are called weak acid. Example लिख लो, CH3COOH, HCl, HCO। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट्स में बताइए।